चलो बच्चे स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 3 है ये रोटेशनल मोशन का। कल आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने वो बताया था कि इंडेक्स बता दिया सारा। हाँ, किस किस चैप्टर टॉपिक में से कितने कितने मार्क्स का आएगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे तो करते होगे स्टार्ट। ठीक है, वो मैंने कल डिस्कस कर दिया था। वेटेज बता दी थी, टॉपिक कैसे आए हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, टर्म्स कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सेकंड लेक्चर में मैंने मॉर्निंग में बताया कि रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हमने मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन किया, फिर लॉज ऑफ मोशन किया हमने। लॉज ऑफ मोशन बाय फ्रिक्शन बाय वर्क एनर्जी, कोलिजन तक, मोशन इन वर्टिकल सर्कल सारा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये सारे मोशन में हमने सिंगल पार्टिकल बॉडी सपोज करते थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रोटेशन नहीं पढ़ते थे। अब हमने क्या पढ़नी, रोटेशन। तो जब भी आप रोटेशनल मोशन पढ़ना होता है, सबसे पहले हमने टॉपिक कौन सा हमारा, सेंटर मास। सेंटर मास क्या होता है, इट्स अ पॉइंट inside the body or outside the body whose behavior is same as that of the complete body। मीन अगर ये पेन है, इस पेन को अगर मैं यहाँ से उठाऊँ तो क्या सारे पार्टिकल के पेन की वेलोसिटी सेम थी? यहाँ से उठाएं नहीं है ना, बट अगर मैं यहाँ से उठाऊँ इस जगह से, मैंने एफर्ट तीनों जगह सेम लगाया, बट जब मैंने यहाँ से उठाया पूरा पेन ही ऊपर आ गया। व्हाट डज इट मीन, इस जगह पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर मास, जिसका बिहेवियर कैसा होगा, पूरे पेन का। आपने पूरे पेन को अगर मूव करना है तो आप कहाँ पे एफर्ट लगाओ, सेंटर ऑफ मास पे। तो इजीली आप पूरी बॉडी को क्या करोगे, इक्वल डिस्प्लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो सेंटर मास के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं पहले, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। तो पहले तो पॉइंट मास, सेंटर मास बॉडी सिस्टम इज ए पॉइंट विच मूव सच दैट ऑल द मास इज कंसनट्रेटेड देयर एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देयर। मीन्स कल को आपने अगर पेन की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो पेन का वेट कहाँ से लगेगा, सेंटर मास से, यहाँ से। याद करो हम बनाते थे बॉक्स, वेट हमेशा सेंटर से शो करते थे ना, क्योंकि सेंटर मास इज दैट पॉइंट हुज बिहेवियर सेम एज दैट ऑफ द होल बॉडी। तो पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, सेंटर मास पे, और सारी फोर्सेस कहाँ लगेगी। तो ये असर्शन रीजन आ सकता है पेपर में कि सेंटर मास पे क्या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला तो सारा मास कंसंट्रेट होता है, सेकेंड होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट एट दैट पॉइंट। पॉइंट्स आ गए। सेंटर मास की पोजीशन देखो कहाँ पे है, डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट आता है। अब आप बताओ, ये पेन का कैप अगर उतार दूँ तो ये यहाँ कहीं पे जाके बैलेंस होगा, और पेन की कैप को लगा दें, मास बढ़ गया इस साइड पे, अब ये यहाँ पे जाके बैलेंस होगा। इसका मीनिंग जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है जिस डायरेक्शन में, सेंटर मास उसके डायरेक्शन में क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो आप बताओ, सेंटर मास डिपेंड अपॉन द मासेस ऑफ द सिस्टम और मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम। मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टेंस भी आता है, पोजीशन भी आता है, मास भी आता है। सिमेट्रिकल बॉडीज इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज होमोजेनियस। पता है होमोजेनियस क्या मीनिंग होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने। यूनिफॉर्मिटी, मतलब 5 किलो यहाँ तो 5 यहाँ, 5 टॉप पे 5 बॉटम पे, हर जगह इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, एरिया है मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट, वॉल्यूम है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट। ऐसे सिस्टम में बड़ा इजी होता है, जहाँ पे सिस्टम का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहीं पे सेंटर मास होगा। जैसे ये देखो बुक है, ये यूनिफॉर्म लग रही है हर जगह, देखो नियरली यूनिफॉर्म। बस प्रॉब्लम है कि यहाँ से ये फ्लैप नहीं है, यहाँ से फ्लैप और यहाँ पे फ्लैप लगा हुआ है ना, तो ज़्यादा मास कहाँ हुआ। तो सेंटर मास, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बिल्कुल इधर होना चाहिए था, बट ये हल्का सा इस साइड पे होगा, इधर को, क्योंकि ये मास आ गया ना। अगर मैं ये फ्लैप रिमूव कर देता हूँ तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगी, होमोजेनियस। तब इसका सेंटर कहाँ होगा, कुछ नोट नहीं करना, इस क्यूब का या क्यूबॉइड का जहाँ पे सेंटर होगा वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है बॉडी का सेंटर। जैसे रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ पे है, डायगोनल्स जहाँ पे इंसर्ट करती हैं। आपके प्लेन रेक्टेंगुलर शीट, आपका कॉपी का पेज, थिकनेस यूनिफॉर्म है कि डिफरेंट है, अलग अलग लोकेशन पे सेम है। सेंटर मास कहाँ होगा, जहाँ पे डायगोनल्स मीट करेंगे। ठीक है कि नहीं, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर मास मे बी इनसाइड मे बी आउटसाइड, कई केसेस में बाहर भी होता है। किस केस में, रिंग में। रिंग कैसे है, सारा मास कहाँ पे है, आउटसाइड। सेंटर मास कहाँ होगा, सेंटर पे, आउटसाइड द मास। ठीक है, तो ये MCQ पेपर में आता है कि आप बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज सेंटर मास आउटसाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज सेंटर मास इनसाइड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारा आपने नोट करना है, मैंने उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। ठीक है, अब तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ओवरव्यू, ये ओवरव्यू है। ठीक है, होमवर्क में प्रीवियस वीडियो आपने देखनी है। ठीक है,
ये डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये मैंने पहले भी करवाया मॉर्निंग वाले लेक्चर में। चैप्टर का पहला फॉर्मूला ये सेंटर मास निकालने का। आपने एवरेज एटॉमिक मास निकाला केमिस्ट्री में, कैसे निकालते हो? A1x1 + A2x2 ऐसे करते हो ना परसेंटेज, और नीचे 100 कर देते हो। तो ये भी वही है, पहला मास यहाँ पे पड़ा है, कितनी लोकेशन है उसकी? R1। R1 का होना है पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट मास। सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी और फॉर्मूला लिखना। पहला मास, दूसरा, कितने सारे मासेज हैं, सबकी लोकेशन पता है, तो सेंटर मास कैसे आएगा? M1R1 + M2R2 सो ऑन डिवाइड बाई टोटल मास। क्या सेंटर मास की लोकेशन सिर्फ मास पे डिपेंड कर रही है कि उनकी लोकेशन पे भी डिपेंड कर रही है? फॉर्मूला में देखो, क्या सिर्फ मासेज आ रहे हैं कि R1 R2 भी आ रहे हैं साथ में? R1 R2 क्या ट्रैक कर रहे हैं? देयर लोकेशन। तो व्हाट डज इट मीन? सेंटर मास डिपेंड ओनली अपॉन द मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन? मास डिस्ट्रीब्यूशन। जहां मास ज़्यादा होगा सेंटर मास वहां शिफ्ट कर जाएगा, जहां मास कम है वहां से मूव ऑन हो जाना उसमें। इस केस में n पार्टिकल हैं, इस केस में कितने पार्टिकल हैं? 2 पार्टिकल। ठीक है, मैंने मॉर्निंग में क्वेश्चन करवाया कार्बन मोनोऑक्साइड, कितने पार्टिकल होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में? 2। उनका सेंटर मास लोकेट करना था। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, सिंपल सी वैल्यू। ठीक है, तो सेंटर मास डायग्राम एंड फॉर्मूला लिख लो, आपके पेपर में 1 नंबर का MCQ मिल जाएगा आपको इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेंटर मास को लेके। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो फॉर न्यूमेरिकल अप्रोच। लिखो फॉर न्यूमेरिकल अप्रोच। जनरली हम यही करते हैं, जब भी हमें लगे ना न्यूमेरिकल बहुत लेंथी हो जाएगा, मासेस बड़े ज़्यादा हो गए हैं, हम लोग सेंटर मास को ओरिजिन पे एज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं? ओरिजिन पे। अगर आपने सेंटर मास को ओरिजिन पे एज्यूम कर लिया तो जो ये आपने आंसर निकाला है प्रीवियस, ये वाला, ये सारा सेंटर मास है ना, अगर ये ओरिजिन पे है तो R की वैल्यू कितनी होगी? 0। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? और ये सारा मास 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। और ये न्यूमरेटर कैसे बन जाएगा? M1R1 M2R2 सो ऑन कैसे लिखते हो? सुमेशन डालते हो ना, MIRI। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यही किया हुआ है। तो ये कब करना है? कुछ न्यूमेरिकल्स में अप्रोच करेंगे जिसमें बड़े सारे मासेज होंगे, सेंटर मास को क्या अज्यूम कर लेंगे? 0 ओरिजिन पे। ठीक है, लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट लिख लो ये वाला। मैंने को बताया अगर इस पेन को यहाँ से उठाते हैं, सारे पार्टिकल की स्पीड सेम है? पेन के अंदर जितने भी हैं सबकी स्पीड सेम है कि डिफरेंट है? क्या लगता है आपको? ये वाला तो रेस्ट में ही आया ना, यहाँ से भी क्या है? बट अगर मैं इसको सेंटर से उठाऊँ, सारे पार्टिकल इकट्ठे जा रहे हैं कि अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं? इकट्ठे जा रहे हैं ना। तो इसका मीनिंग सेंटर मास क्या होता है? दैट पॉइंट जहाँ पे सारा मास कंसंट्रेटेड, जहाँ पे नेट फोर्स लगती है, और जिसका बिहेवियर क्या होता है? सेम एज दैट ऑफ द होल बॉडी। तो जितनी स्पीड ये सेंटर मास की होगी उतनी स्पीड हर एक पार्टिकल की होगी। अब होगी कि नहीं? क्या ये ट्रांसलेट कर रहा है कि रोटेट कर रहा है? ये रोटेशन में है? नहीं, ये रोटेशन में, ये कौन से मोशन? ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? सारे पार्टिकल की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होती है? सेम। अगर आपने किसी बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है तो आपने क्या करना है? ये सेंटर मास को क्या कर दो? डिफरेंशिएट। लिखो फॉर्मूला। वेलोसिटी और सेंटर मास क्या करना है? जहाँ पे देखो आपने क्या लिखा था, R = M1R1 लिखा है ना, वहाँ पे क्या करोगे? M1V1 M2V2 सो ऑन। आपने सभी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल देनी है, उनके मास से मल्टीप्लाई करना है, एवरेज निकाल देनी है। तो क्या आ जाएगी? सेंटर मास की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, लिखो फॉर्मूला। सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैं, बड़े सारे पार्टिकल हैं, आपको सभी की वेलोसिटीज पता है, आपने सेंटर मास की वेलोसिटी निकालनी है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, M1V1 + M2V2 + ऑन MNVN। डिवाइड किससे करेंगे? टोटल मास से। ठीक है, लिख लो। और अगर आपने एक्सेलरेशन निकालनी है वो भी सेम है, सभी पार्टिकल की एक्सेलरेशन नोट करो, ऐड करो, आंसर निकाल दो। लिख लो, ये सेंटर मास की वेलोसिटी है, ये सेंटर मास की एक्सेलरेशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलना है यहाँ से हमें। ये लिख लिया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आप डिनोमिनेटर देख रहे हो, इसका डिनोमिनेटर में क्या लिखा? समेशन MI का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल मासेस ऑफ द सिस्टम।
इसको प्लस करके क्या आएगा, कैपिटल एम लिखते हैं उन्होंने, ये कैपिटल एम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बन गया, टोटल मास ऑफ द बॉडी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कौन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स। ये किसके इक्वल है, लिखो अपनी कॉपी में एक स्टेप लिख लो, लिखो m1a1, ये स्टेप लिख लिया यहाँ तक। इसके बाद लिखो m1a1 प्लस m2a2, लिखो यहाँ पे लिखा नहीं वो नोट्स में, m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन इक्वल टू कैपिटल एम में, ये लिख दो। अब नीचे लिखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट लिख लो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए इक्वल टू सम ऑफ is equal to sum of force on each particle, sum of force on each particle। अब बताओ फिर इस डस्टर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, काउंट कर सकते हो? 12 ग्राम कार्बन में कितने होते हैं? 0 to 10 पावर 23 एटम्स। इतने सारे एटम, हर एक की एक्सेलेरेशन, सभी का फोर्स निकाला, m1a1 m2a2 ऐड कर दिया, वो किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर मास। तो बेटर क्या है, पूरी बॉडी के एक एक पार्टिकल को स्टडी करें कि सेंटर मास की एक्सेलेरेशन निकाल लें। अगर एक एक पार्टिकल की एक्सेलेरेशन निकाल लोगे तो m1a1 m2a2 m3a3 सब ऐड करने पड़ेंगे। कर सकते हैं हम ये? हम क्या करेंगे फिर, हम सेंटर मास को ट्रैक करेंगे, उसकी एक्सेलेरेशन निकाल ली, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक पार्टिकल के मास से कि पूरे मास से, पूरी बॉडी के मास से, तो क्या आएगी, नेट फोर्स। लिखो नीचे, देयरफॉर फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स इट इज नेसेसरी, it is necessary to locate center of mass, to locate center of mass and find, to locate center of mass and find its acceleration and velocity, and find its acceleration and velocity। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जिन्नी मर्जी ਵੱਡੀ बॉडी आ जाए, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, सेंटर मास। सेंटर मास की लोकेशन ट्रैक कर लोगे, वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलेरेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो सिर्फ वो एक्सेलेरेशन कितना मल्टीप्लाई करना है टोटल मास के नाल, तो की मिलेगा, पूरे सिस्टम के उत्ते फोर्स मिल जाएगी। अब ये एक सेंटर मास को स्टडी करना हमारे लिए ईजी है कि सारे पार्टिकल्स को, इसीलिए हम इस चैप्टर में सेंटर मास पहले पढ़ेंगे। जैसे हम इतनी बड़ी बॉडीज़ को एक पॉइंट की हेल्प से एज्यूम करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, लग गया पता, ठीक है। अगला कहते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए हम जिस पॉइंट के अराउंड सेंटर मास कैलकुलेट करना है उस पॉइंट के ओरिजिन मान लो। ऐसा मीन पता क्लियर हुआ? आपने बड़ी सारी बॉडीज़ दी हुई हैं, उनमें जो सबसे हैवीएस्ट होगी ना, ठीक है, सबसे हैवीएस्ट, या तो उसको ही ओरिजिन मान लेना है या उसके अराउंड किसी पॉइंट। ये टेक्निक है न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होती है। ठीक है, आगे करते हैं। देखो पोजीशन दी हुई हैं, पहली कौन सी बॉडी है, पढ़ो, होलो एंड सॉलिड सर्फेस, प्लास्टिक के बॉल है यूनिफॉर्म या हार्ड बॉल है, सेंटर मास यूनिफॉर्म है ना, क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होमोजीनियस होगी कि हेट्रोजीनियस, तो सेंटर मास कहाँ होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, जहाँ इसका सेंटर होगा। आपने देखा होगा कई बच्चे फुटबॉल को सिंगल फिंगर पे टर्न कर लेते हैं, वो फिंगर बिल्कुल सेंटर मास के नीचे होती है, ठीक है। दूसरा कौन सा एग्जांपल है, पढ़ो, रिंग और डिस्क को सेंटर मास कहाँ होगा, सेंटर पे। रॉड यूनिफॉर्म, क्या आपका पेन यूनिफॉर्म है, देखो है यूनिफॉर्म, आगे से टिप शार्प होगी ना, टिप को उतार दो, पीछे से कैप उतार दो, रिफिल निकाल दो, तो नियरली यूनिफॉर्म, तो सेंटर मास कहाँ होगा यूनिफॉर्म रॉड का, सेंटर पे। स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम,
आपकी कॉपी का पेज रेक्टेंगल है, उसको कट करके पैरेललोग्राम भी बना लोगे, स्क्वायर भी बना लोगे। इनका सेंटर कहाँ होगा? जहाँ डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगी। आ गया ना इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ट्रायंगुलर प्लेन लैमिना, लैमिना क्या होता है मैंने कल बताया था, प्लेन शीट। ट्रायंगल ऐसे, ये ट्रायंगल आ गया, ये यूनिफॉर्म है। तो आपको पता है कोई इसमें सिमेट्रिकल पॉइंट होता है, कोई ऐसा पॉइंट जो सिमेट्रिकल हो? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? अगर आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता है, सेंट्रॉइड के x1 + x2 + x3 बाई अपॉन 3 किया हुआ ना 10th में ऐसा क्वेश्चन। तो पेपर में ये भी आना है, स्क्वायर प्लेन लैमिना। रेक्टेंगुलर क्यूबिकल ब्लॉक, ये रूम कौन सा ब्लॉक है? रेक्टेंगल है कि क्यूब है? ओह सॉरी, क्यूब है कि क्यूबॉइड है? सॉरी क्यूबॉइड। इसका सेंटर पता कहाँ होगा? उस वर्टेक्स से डायगोनल निकाल लो, उस नीचे वर्टेक्स जाओ, ठीक है, और यहाँ से डायगोनल निकलेगी, उधर जाएगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे रूम के सेंटर पे। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। क्या बोलना है? ये कौन है? ये है फेस सेंटर। ये कौन है? फेस सेंटर। इस फेस का सेंटर, फ्लोर का सेंटर नीचे है, सीलिंग का सेंटर वहाँ पे है, इस वॉल का वहाँ पे, इस वॉल का वहाँ पे, उसका पीछे। बॉडी सेंटर कहाँ होगा? 3D सेंटर पे। लग गया पता आपको? ठीक है, तो बॉडी सेंटर पे यहाँ पे लिखा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल लिखा है ना। इसको मैं थोड़ा करूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल आना, बॉडी डायगोनल वर्ड आना है यहाँ पे, ठीक है। आगे हॉलो सॉलिड सिलेंडर कहाँ होगा? उसके एक्सिस के सेंटर पे। सिलेंडर एग्जांपल आपकी वाटर बॉटल है, क्या वो यूनिफॉर्म है? आगे जाके यूनिफॉर्म नहीं, बट हॉलो सिलेंडर हो, बिल्कुल पाइप हो, तो आपने उसकी एक्सिस की लेंथ नोट करनी है। मान लो कितनी आ गई? ये 2 फीट आ गई। सेंटर मास कहाँ होगा? 1 फीट, ठीक है। ये MCQ क्वेश्चन आ रहे। हॉलो सॉलिड सिलेंडर आ गया, ये सॉलिड कौन, ये इंपॉर्टेंट है बेटे। जो कोन होता है, हॉलो कौन देखा हुआ आपने कभी? कहाँ पे देखा हॉलो कौन? बर्थडे कैप्स होती हैं, हॉलो कौन होता है ना, उनका सेंटर कहाँ होता है? नीचे से। अगर टोटल हाइट h है, कितनी हाइट है? h, तो नीचे से h/3। कहाँ पे? नीचे से। बट अगर उसके अंदर मास आ गया तो नीचे से h/4। नीचे से कितना होगा? बेस से h/4, टॉप से 3h/4 लिखा हुआ नीचे। 3h/4 फ्रॉम द वर्टेक्स। टॉप से कहाँ पे? 3h/4। कौन सा कौन है ये? सॉलिड है कि हॉलो है? सॉलिड। हॉलो में कितना होता है? यहाँ पे नीचे से h/4 है, उसमें h/3 होता है, बस इतना सा डिफरेंस, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेंटर मास के बारे में पॉइंट आ गए। लिखो आगे, कंपैरिजन लिखो। कंपैरिजन, मैंने मॉर्निंग में पहले लेक्चर में रोटेशनल मोशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्यों करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस सारा बता दिया है। तो आपको लेक्चर नंबर 2 सारा देखना है, ठीक है, और नोट करना है। अब हम उसके आगे चल रहे हैं, ठीक है। सेंटर मास क्लियर हो गया। सेंटर मास में 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल भी डिस्कस हो गए थे मॉर्निंग में। अब करते हैं आगे। देखो हेडिंग डालो। ये सारी इक्वेशंस पढ़ ली है। कहाँ कहाँ पढ़ी थी हमने? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, सबकी जगह पढ़ी है इक्वेशंस। इनमें लीनियर मोशन है। कौन सा है? लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम कौन सा मोशन पढ़ेंगे? जब हम रोटेट करते हैं वही ट्रेवल क्या कवर करते हैं? हम करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने हाथ को स्लो घुमाया, फिर मैंने फास्ट कर दिया। चेंज तो मैंने एंगल ही किया ना 90 डिग्री से। पहले ऐसे था, ऐसे आया, 90 डिग्री चेंज हो गया, फिर मैं इंस्टेंटली कर दिया। टाइम कंज्यूम किया, तो मेरे पास क्या चेंज होगा? एंगुलर वेलोसिटी। और जब फ़ैन ऑफ कर देंगे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी फ़ैन की कम होगी कि बढ़ेगी? और जब वेलोसिटी चेंज होती है बॉडी में क्या डेवलप होता है? एक्सेलेरेशन। फ़ैन जब ऑन करते हैं स्पीड बढ़ती है, एंगुलर एक्सेलेरेशन। फ़ैन ऑफ करेंगे स्पीड क्या होगी? तब एंगुलर डी एक्सेलेरेशन। सिंबल क्या होंगे? अल्फ़ा। ये देखो अल्फ़ा। पहला देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी। बैटरी, हाँ बैटरी, चलो। अच्छा बेटे, यहाँ पे पहली पॉइंट में लिखा हो a0। a0 का मीनिंग क्या होता है? अगर बॉडी की एक्सेलेरेशन 0 है, व्हाट डज इट मीन? या तो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी के ऊपर एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं लग रही, तो यहाँ तो बॉडी क्या होगी? रेस्ट में या यूनिफॉर्म रोटेशन। अब इस केस में फ़ैन के ऊपर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या लगता है? चेंज हो रही है, कांस्टेंट है ना, तो इसके ऊपर अल्फ़ा कितना है? 0। तो फ़ैन का एंगुलर एक्सेलेरेशन कितनी है? 0 है। बेटे पहली क्वेश्चन ये कौन सी थी? v = u + at पढ़ी थी आपने?
वी क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होती है, यहाँ पे क्या आना ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 अल्फा टी, ठीक है। अच्छा सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी, एस कौन होता था डिस्प्लेसमेंट, जब मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट, बट जब मैं टर्न करूँगा तो मैं क्या कवर कर रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो थीटा आ गया, सारी टर्म्स बदल गई। वहाँ पे इनिशियल स्पीड को u, फाइनल को v डिनोट करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2, सारे फॉर्मूले सेम चलेंगे बस टर्म बदल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपने वेलोसिटी dx बाई dt से की थी, यहाँ पे d थीटा बाई dt, एक्सेलरेशन dv बाई dt था, यहाँ पे क्या है d ओमेगा बाई dt। ये लिख लिए फॉर्मूले सारे, लिख लो ये सारे लिखो, ये बोले वो रहने दो, ये लिखो, ये हम सारे न्यूमेरिकल जब करेंगे ना आगे, क्योंकि हमने सेंटर मास के टॉपिक कर लिया है, ये न्यूमेरिकल के ऊपर ये क्वेश्चंस करने हैं हमने इनके ऊपर। लिख लिए फॉर्मूले, हो गए सारे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमारे लिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंबल होता है कैपिटल आई, लिख लो सिंबल क्या है इसका, कैपिटल आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कैसे, सबसे पहले लिखो पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे ठीक है, एक ही बॉडी के डिफरेंट एक्सिस से रोटेट कर सकते हो उसको, तो हर एक्सिस के अराउंड डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे। चॉइस ऑफ रोटेशन, चॉइस ऑफ एक्सिस रोटेशन। बेटे ये कौन है, रिंग है, मास कहाँ पे है इसका, रिंग के बाउंड्री पे है, किस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, किधर अराउंड रोटेट कर रही है, सेंटर के अराउंड। आपने क्या करना है, आपने रिंग के जितने भी ऊपर पार्टिकल पड़े होंगे ना, सभी का मास नोट करना है, उनका डिस्टेंस कहाँ से नोट करना है, सेंटर से। इस केस में बताओ कि सारे रिंग का जो मासेज होंगे एजिस पे पड़े हुए हैं बाउंड्रीज पे, उनका डिस्टेंस सेंटर से सेम है या एक्सिस से सेम है कि डिफरेंट है। इस केस में सभी का डिस्टेंस क्या है, सेम। यहाँ पे पहला मास होगा m, m1, फिर m2, m3, m4, बड़े सारे मासेज होंगे, सभी के डिस्टेंस r1, r2, r3 सब सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे। मोमेंट इनर्शिया कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है, पहला मास प्लस इंटू r1 स्क्वायर, मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस, फिर m2 r2 स्क्वायर, फिर सुमेशन आ गई। और इस केस में अगर ये सुमेशन लगाते हैं, सारे डिस्टेंस सेम ही हैं, तो क्या आएगा, टोटल मास इंटू आर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। हमारा गाड़ी का जो टायर चलता है, टायर ऐसे चलता है ना, साइकिल का देख लेना, ऐसे चलता है ना, उसका एक्सिस कौन होता है, परपेंडिकुलर टू द सेंटर, ऐसे होगा ना, ठीक है कि नहीं। आपका टायर का डिस्टेंस, टायर के ऊपर जितने भी मासेस पड़े हुए हैं, सभी का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम है कि डिफरेंट है, सेम। तो क्या करना है, पूरे टायर का मास m निकाल लो, किससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब सारे डिस्टेंस क्या होंगे, सेम। ठीक है, लिखो पहले, हेडिंग डाल लो। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, लिखो पहले। ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। अब टॉप में बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं आपने, इनको डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट करना कैसे, वो मैंने बता दिया कि आपने मास नोट करना है, उस मास का एक्सेस से डिस्टेंस देखना है, फिर एम आर स्क्वायर कर देना है, और जितने भी मासेज हैं उन सभी के एम आर स्क्वायर प्लस कर देने। ठीक है, तो बताओ भी पहली प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म। इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। नाउ क्या है, आपने
मोशन वन टाइम में पढ़ा था, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी की स्टेट चेंज को रेजिस्ट करती है, क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको? कितने तरह के इनर्शिया पढ़े थे? 3। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। ये कौन सा है? ये रोटेशन वाला। उसका स्पेशल नेम है, क्या नेम है? उस चैप्टर में जो इनर्शिया पढ़ा था हमने लिखा था इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास। कोई फॉर्मूला पढ़ा था इनर्शिया का? किया था अभी तक कोई फॉर्मूला? अब देखो पूरा फॉर्मूला आ गया। ये क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बॉडी है, बताओ इस डस्टर को रोटेट करना मेरे लिए इजी है कि टेबल को? कंपेयर, कारण क्या है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा क्योंकि मोमेंट इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी। और मैंने कल भी आपको बताया था, खुद बताओ, पेन को सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करना इजी है कि एज के अबाउट? एज के अबाउट क्यों डिफिकल्ट हो गया? देखो एक्सिस आपका ये है बेटे, मास यहाँ तक पड़ा हो, इसका डिस्टेंस क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कि बहुत कम? अगर ये एक्सिस बदल के सेंटर पे आता तो डिस्टेंस क्या हो जाता? तो देखो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सिस के अराउंड कम होगा उसको रोटेट करना, स्टार्ट करना भी ईजी है, रोकना भी ईजी है। बट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अराउंड क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसको रोटेट करना क्या है? डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स लिख लिए आपने। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन एज मास प्ले इन द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में पढ़ते हैं हैवी बॉडी है, उसको स्टार्ट करना भी डिफिकल्ट, रोकना भी डिफिकल्ट। ट्रेन को जब ब्रेक लगाते हैं तो वो इंस्टेंटली रुक जाती है। आप नोटिस करिए ट्रेन की डीरेलमेंट होती है, ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती है। पता है ऐसा कब को होता है? जब अचानक से ब्रेक लगा दें। ट्रेन का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है, वो रुकना नहीं चाहती, वो डीरेल हो जाएगी। ठीक है, बट एक साइकिल को ब्रेक लगाते हैं वो डीरेल होता है कभी? वो तो इंस्टेंटली रुक जाता है ना, वो तो नहीं ऐसे आगे पीछे जाता। क्यों? इनर्शिया साइकिल का कम है। ऐसे ही अगर किसी बॉडी को रोटेट करवा रहे हो, फैन आप नोटिस करो, फैन को ऑफ करें, 20 to 25 सेकेंड तक विंग्स घूमते रहते हैं। जल्दी क्यों नहीं रुकते वो? क्योंकि फ़ैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। जिस फ़ैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसके विंग्स जल्दी रुक जाएंगे, जिसका कम होगा, ठीक है, उसके लिए ऐसे। ये चीज़ क्लियर होगी पहले? मोमेंट इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये अगला डायग्राम ड्रॉ करनी है वाली। ये एक्सिस है, कितने मासेस नज़र आ रहे हैं? 3 है। पहले का डिस्टेंस कितना है? दूसरे का? ये कौन सी बॉडी है? यूनिफॉर्म बॉडी होगी कि नॉन यूनिफॉर्म? ये वाली। पिछली रिंग यूनिफॉर्म थी, इसमें कंपैरिजन करो, सारे मासेस का डिस्टेंस क्या है? r। इसमें सभी का डिस्टेंस सेम है, तो फिर कौन सी यूनिफॉर्म होगी? ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली यूनिफॉर्म है, उसमें डायरेक्ट आंसर आया। नीचे वाली में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या करना पड़ता है बेटे? एक एक मास उठाओ, m1, उसका डिस्टेंस नोट करो r1 स्क्वायर, फिर m2 r2 स्क्वायर, फिर m3 r3 स्क्वायर। क्लियर होगी चीज़? कोई डाउट इसमें? नोट करो। अच्छा, इसमें पार्टिकल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है, बट अगर अनकाउंटेबल आ जाए तो फिर हम सुमेशन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? छोटा सा हमारा डीएम होगा, उसको लोकेट करो और पूरे को क्या कर दो? इंटीग्रेट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने हमने, लिखो। ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, दोनों फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, यूनिट्स क्या है इसके? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन मामला m1l2 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ मास पे डिपेंड करता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे? डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे डिपेंड करता है? मास एंड इट्स लोकेशन ऑल्सो। mr स्क्वायर है ना, तो इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, शेप, साइज, डेंसिटी ऑफ बॉडी। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ एक्सिस। मैंने बता दिया, सबसे पहली लाइन क्या लिखाई थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ एक्सिस, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक्सिस के अराउंड मोमेंट इनर्शिया कम है तो उसके अराउंड बॉडी इजीली रोटेट करेगी, जिसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया ज़्यादा है उसके अराउंड उसको डिफिकल्टी होगी रोटेट करने में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, किसी पे डिपेंड नहीं करता।
ओनली डिपेंड अपॉन मास एंड लोकेशन। बॉडी का ओमेगा हाई है, अल्फा लो है, नथिंग मैटर। बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी गौर कर ली, नहीं मैटर करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डाल लो, मैं बताता हूँ क्या करना है। रेडियस ऑफ गायरेशन कहना है इसको। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका मीटर L1 ही होता है, यूनिट्स के मीटर ही हैं। लिखो, अलग अलग बॉडीज़ हैं, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला कैलकुलेशन करके, उसको किसके इक्वल कर देना है, m के स्क्वायर के। क्या करना है, जो मर्जी बॉडी शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सिलेंडर है, क्यूब है, सफेयर है, वट मोमेंट इनर्शिया निकाल लो, किसके इक्वल कर दो, m के स्क्वायर। m तो मास होगा, k यहाँ पे कौन है, रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर्मूला लिखो, हेडिंग और फॉर्मूला, बस। ठीक है, सिर्फ ये k निकालने के ऊपर हमें MCQ आते हैं 1 मार्क के, कि भाई सफ़ेयर रोटेट कर रहा है, उसका k निकाल के दिखाओ। ठीक है, कर लिए नोट। ये तो डायरेक्ट आ गया, एक नीचे फॉर्मूला ये भी लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है इसके बाद, और ये कैलकुलेशन लिखनी है यहाँ तक। अगर बड़े सारे मासेज हों, पहली वाले मास कब लगना है, जब होमोजीनियस बॉडी है, दूसरा कब लगना है, हेट्रोजीनियस। अलग अलग मासेस पड़े हों अलग अलग लोकेशंस पे, नोट करो। पहली शेप यूनिफॉर्म है, सेकंड वाली शेप ये क्या है, देखो ये यूनिफॉर्म नजर आ रही है कि नॉन यूनिफॉर्म। मासेस की लोकेशन देखो अलग अलग है ना, तो फिर क्या होगा, MR1 स्क्वायर प्लस MR2 स्क्वायर प्लस MR3 स्क्वायर, ऐड करना सभी को। ठीक है, कर लिया नोट, k निकाल दिया। ठीक है, हो गया डन। डायग्राम ड्रॉ करनी है, सो k निकालने के ऊपर न्यूमेरिकल MCQ लिख लो। इन दोनों के ऊपर क्या आएंगे, पेपर में MCQ आते हैं। आपको शेप दे देते हैं, आपने पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसको m के स्क्वायर के इक्वल करके k निकाल लेना उसका। ठीक है, और सिंबल इसका स्मॉल k है, यूनिट्स के मीटर है, लेंथ, और डायमेंशन फॉर्मूला L1, ये नीचे लिखा हुआ सारा। अब रेडियस ऑफ गायरेशन किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस रोटेशन पे। अलग अलग एक्सिस के राउंड सेम बॉडी में अलग अलग k होंगे। जब तक हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने नहीं आएंगे, k नहीं निकलेगा। पहले हमें I निकालना आना चाहिए, I हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये मास पे डिपेंड कर रहा है, बताओ क्या आया यहाँ पे मास सब में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड किया था, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी किया था। रेडियस ऑफ गायरेशन ओनली डिपेंड अपॉन द लोकेशंस, ओरिएंटेशन, नॉट मास। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आज यहाँ तक करते हैं, कल हम थ्योरम्स शुरू करेंगे। थ्योरम्स करके हम अलग अलग जितनी भी बॉडीज़ है ना, सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल निकाल लेंगे। हमें कुछ लिमिटेड 3 या 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया लर्न करने हैं, उनको यूज़ करके मोर देन 25 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, थ्योरम को यूज़ करके, ये हम कल करेंगे। ठीक है।